सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 जो हमारा चल रहा था मानव तंत्र, इससे रिलेटेड अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा श्वसन तंत्र। हमने अपने पिछले जितने भी वीडियो देखे हैं या उनका अध्ययन किया है, उन सभी वीडियो में हमने पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके बारे में हमने चर्चा की है। भोजन का पाचन कैसे होता है, किन किन आहार नाल के किन किन अंगों से भोजन गुजरता है, कहाँ कहाँ किस भोजन का पाचन होता है, पाचन होने के बाद भोजन का अवशोषण होता है, अवशोषण होने के बाद वो भोजन कहाँ चला जाता है, रुधिर में चला जाता है। अब भोजन रुधिर में चला गया है, अब उस भोजन को रुधिर में जाने के बाद वह भोजन यानी पचित भोजन रुधिर की सहायता से मानव शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा दिए जाता है। अब उन भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता होगी? आपके शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और वो ऑक्सीजन आपको किसकी सहायता से प्राप्त होगा? श्वसन की सहायता से प्राप्त होगा। तो हमारा अगला जो तंत्र होगा वो तंत्र कौन सा होगा? श्वसन तंत्र। क्योंकि अपन ये कह सकते हैं कि भोजन के पाचन के बाद पचित भोजन कोशिकाओं तक चला गया। अब उस कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा किससे मिलेगी? जब हम हमारे शरीर में वायुमंडल से क्या ग्रहण करेंगे? ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। ये ऑक्सीजन उस पचित भोजन को विखंडित करके ऑक्सीकृत करके हमारे शरीर को क्या प्रदान करेगी? ऊर्जा। इसलिए अगला जो हमारा मुख्य तंत्र होगा वो होगा श्वसन तंत्र। इस श्वसन तंत्र के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आपके सामने ये जो चित्र दे रखा है वो चित्र श्वसन तंत्र का चित्र है। तो इस श्वसन तंत्र से रिलेटेड पहले तो कुछ जनरल बातें वो अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक कौन सा होगा? श्वसन तंत्र, जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। बात करते हैं कोशिकाओं को अपनी विभिन्न क्रियाओं के संपादन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिका पोषक तत्वों का ऑक्सीजन द्वारा क्या करती है? ऑक्सीकरण करती है। यानी देखो यहाँ क्या लिखा हुआ? कोशिका पोषक तत्वों का, यानी कोशिकाओं में भोजन का पाचन होने के बाद पचित भोजन कोशिकाओं में चला गया। अब कोशिका उस पोषक तत्व का ऑक्सीजन द्वारा क्या करेगी? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण उससे कहा जाता है जब किसी भी घटक की या किसी भी पदार्थ की ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन द्वारा पोषक तत्वों को तोड़ा जा रहा है, विखंडित किया जा रहा है, इसलिए उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण करती इस क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जब भी श्वसन की क्रिया होगी तो आपके शरीर को श्वसन की क्रिया के दौरान किसका निर्माण होगा? ऊर्जा का। अब ये जो ऊर्जा का निर्माण हुआ है वो ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संश्लेषित होगी? एटीपी के रूप में संश्लेषित होती है। तो एटीपी क्या है? तो एटीपी हमारे शरीर का ऊर्जा का केंद्र है, यानी अपन यूँ कह सकते हैं। वैसे तो कोशिका का ऊर्जा का केंद्र किसे कहते हैं या कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो ऊर्जा संचित होती है, यानी भोजन के पाचन के दौरान फिर उसका बाद श्वसन होगा। श्वसन के दौरान जो ऊर्जा मिलेगी उस ऊर्जा का संश्लेषण, उस ऊर्जा का संग्रहण जो है वो किसके अंदर होगा? एटीपी के अंदर उस ऊर्जा का क्या होता है? संग्रहण होता है। अब हम बात करते हैं, और एटीपी का पूरा नाम भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम का पूछ ले, या अपने बोर्ड 10th बोर्ड जो है उसमें पूछा जाता है एटीपी का पूरा नाम। तो एटीपी का पूरा नाम आप याद रखना, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ए का मीन होता है एडिनोसिन, टी का मतलब होता है ट्राई, और पी का मतलब होता है फॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी का क्या है? पूरा नाम है। अब हम बात करते हैं आगे। अब आगे की यदि अपन बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? तो देखो एटीपी का निर्माण होता है तथा, और एटीपी हमारे शरीर के कोशिका के कौन से कोशिकांग में उपस्थित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम बात करते हैं तथा हानिकारक CO2। ध्यान रखना, जब भी श्वसन की क्रिया होगी तो ऑक्सीजन का उपयोग होगा, ऑक्सीजन भोजन को विखंडित करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। इसके फलस्वरूप कौन सी गैस निकलेगी? CO2। और CO2 हमारे शरीर के लिए कैसी गैस है? हानिकारक गैस है। अब इस हानिकारक गैस को क्या करना पड़ेगा? अपन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये श्वसन की क्रिया के द्वारा ही शरीर से बाहर निकलती है। ऊर्जा प्राप्त करने, अब आगे की यदि अपन बात करें तो ऊर्जा प्राप्त
करने की इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन परम आवश्यक है। यानी यदि हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करनी है तो वायुमंडल से किसको ग्रहण करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद किसका निर्माण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक गैस जो कि अपन उसको श्वसन के द्वारा वापस बाहर निकाल देंगे। गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। तो ये जो गैसों का आदान प्रदान है, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को देना, ये रक्त के माध्यम से होता है। हम आगे के टॉपिक के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे। देखो आपके सामने यहाँ पर श्वसन की मैंने अभिक्रिया दर्शाई है। आपके सामने जो अभिक्रिया लिखी हुई है ये श्वसन की अभिक्रिया है। लिखो, ऊपर लिखा हुआ है केमिकल फॉर्मूला फॉर रेस्पिरेशन, यानी श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक सूत्र कह सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला की जगह अपन केमिकल रिएक्शन भी अपन कह सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं या केमिकल फॉर्मूला भी कह सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन थोड़ा सही रहेगा। तो केमिकल रिएक्शन किसकी? रेस्पिरेशन यानी श्वसन की। तो क्या है, देखो ये जो आपको सूत्र दिख रहा है ये किसका है? ग्लूकोज का सूत्र। किसका सूत्र है? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या है? तो मैंने भोजन के पाचन के दौरान आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है। अब बात करते हैं, ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में चला गया। अब कोशिकाओं में ग्लूकोज जाने के बाद श्वसन के दौरान हम कौन सी गैस लेंगे? ऑक्सीजन। तो श्वसन के दौरान हमने कौन सी गैस ले ली है? ये ऑक्सीजन गैस हमने ले ली है। अब ये ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज को क्या करेगा? विखंडित करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा। अब ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने के दौरान किसका निर्माण होगा? अभी मैंने बताया CO2 का, साथ में किसका निर्माण होगा? जल का। और साथ में आपको कितने कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? 613 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और ये ऊर्जा आपके शरीर में किस रूप में संश्लेषित होगी? अभी मैंने आपको बताया किस रूप में? ATP के रूप में ये संश्लेषित होती है। या इस 36 किलो कैलोरी को अपन 38 ATP बोल सकते हैं। कितने ATP? 38 ATP। तो 36 से लेकर 38 ATP इसका मान होता है। तो ध्यान रखना, जब भी श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया होगी तो किसका विखंडन होगा? ग्लूकोज का। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बनेगा? CO2, जल और ऊर्जा। ऊर्जा कितनी बनेगी? यदि किलो कैलोरी में पूछे तो 613, और यदि ATP में पूछे आपको तो 36 से 38 ATP। इतनी ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है। तो ये यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ये श्वसन की आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। और ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया भी कैसी होनी चाहिए? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए, जैसा कि आपको इसमें दे रखा है। तो ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया आपको श्वसन की लिखनी है। आइए हम आगे बात करते हैं। रक्त ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर घोलकर, यानी कि श्वसन के दौरान हमने अपने शरीर में कौन सी गैस ले ली? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन किस में जाएगी? सीधे रक्त में। तो रक्त अपने में ऑक्सीजन गैस को घोलकर विभिन्न अंगों तक उसको क्या करेगा? पहुंचाएगा। क्योंकि विभिन्न अंगों के अंदर क्या है? पचित भोजन है, तथा उनके द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर समाहित कर वातावरण में भेजता है। यानी रक्त का यही काम है, ऑक्सीजन को ले जाना, CO2 को लाना। ऑक्सीजन को ले जाना, CO2 को लाना। यानी यूँ कह सकते हैं गैसीय परिवहन में यह क्या करता है? मदद करता है। अब हम बात करते हैं गैसों की इस आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण, रक्त तथा कोशिकाओं के मध्य होती है उसे क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। तो श्वसन की परिभाषा वैसे तो इस लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो क्या है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। किसके ऑक्सीकरण से? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। ऑक्सीकरण क्यों बोला? क्योंकि मैंने किसकी अभिक्रिया करवाई? ऑक्सीजन की। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त करने के लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वायुमंडलीय O2 को ग्रहण करना और CO2 को क्या करना? बाहर निकालना। तो O2 को ग्रहण करना, CO2 को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो परिभाषा, कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त करने के लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वायुमंडलीय O2 को ग्रहण करना और CO2 को क्या करना? बाहर निकालना। ये क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को नाक, गले व श्वास नलिकाओं के जरिए फेफड़ों में पाई जाने वाली कुपिकाओं में पहुंचाया जाता है। तो कुपिका श्वसन तंत्र का भाग है जहां पर मुख्य रूप से गैस से विनिमय होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। आगे अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं कुपिका के बारे में। कुपिका की झिल्ली अत्यंत महीन होती है। यदि कुपिका की संरचना यदि मैं आपको बताऊं तो ये चित्र में आप देख सकते हो। चित्र में आपको ये जो गुब्बारे समान संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये है कुपिका। अब इसकी स्थिति कहाँ है? तो मैं आपको सबसे पहला जो चित्र है वहाँ लेके जाता हूँ। तो देखो, ये अपनी नासा गुहा जिससे अपन क्या करते हैं?
ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करते हैं। अब ये नासा गुहा से वायु जाती है ग्रसनी, ग्रसनी से जाती है श्वास नली। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है? श्वास नली का। श्वास नली से ये वायु जाती है फेफड़ों में। हमारे शरीर में कितने फेफड़े? दो, दोनों फेफड़ों में ये ऑक्सीजन युक्त वायु चली जाती है। अब आप देख सकते हो फेफड़ों के अंदर शाखाओं का एक जाल पाया जाता है। ये जो शाखाओं का जाल है ये कहलाती है श्वसनिकाएं। इन श्वसनिकाओं के अंतिम छोर पर, अब ये जो शाखाओं का जाल है वो मैं वापस आपको इस चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ये जो शाखाओं का जाल है, देखो एक शाखा मैंने आपकी यहाँ पे बनाई है, तो ये शाखा आगे जाकर किसका निर्माण करती है? कूपिकाओं का निर्माण करती है। और कूपिका ही वो स्थान है जहाँ किसका आदान प्रदान होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो देखो हम बात करते हैं, कूपिका की झिल्ली अत्यंत महीन होती है जिसमें कोशिका रुधिर कणिकाओं का जाल होता है। तो कूपिका के चारों तरफ किसका जाल बिछा होता है? रुधिर कणिकाओं का, यानी कि रुधिर वाहिकाओं का। यहाँ वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो रुधिर वाहिकाओं का काम क्या है कि भाई कूपिका के अंदर जो ऑक्सीजन गैस आई है उस ऑक्सीजन गैस को क्या करना? ग्रहण करना, और वापस क्या करना? इस कूपिका के अंदर किसको देना? CO2 को वापस देना। ग्रहण करता है तथा रक्त द्वारा लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड वायु कूपिकाओं में छोड़ दी जाती है। तो कूपिका में ध्यान रखना क्या होगा? कूपिका में मुख्य रूप से क्या होगा? तो ये ध्यान रखना, कूपिका में यदि अपन बात करें तो कूपिका के चारों तरफ किसका जाल होता है? रुधिर वाहिकाओं का। तो ये रुधिर वाहिका क्या करती है? कूपिकाओं से किसको ग्रहण करती है? ऑक्सीजन को, और वापस देने का काम क्या करते हैं? CO2। यदि इसको और अच्छे चित्र के माध्यम से समझे तो देखो आगे आ जाओ। अब आपके सामने ये जो एल्वियोलस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कूपिका। तो ये तो है, ये तो हो गई आपकी कूपिका। तो ये तो क्या हो गई आपकी? कूपिका। ये क्या है आपकी? रुधिर वाहिका। यहाँ पर लिखा है ये पल्मोनरी कैपिलरी। तो पल्मोनरी कैपिलरी कहा जाता है फुफ्फुसीय केशिका को या फुफ्फुसीय वाहिका को कह सकते हैं। तो ये आपकी है रुधिर वाहिका है। कौन सी? ये। तो ये आपकी है रुधिर वाहिका है। ये क्या है? कूपिका। तो कूपिका और रुधिर वाहिकाओं के बीच क्या हो रहा है? गैसों का आदान प्रदान। आप देख सकते हो ऑक्सीजन क्या आ रही है? कूपिका से रुधिर वाहिकाओं में जा रही है, देख सकते हो आप। तो ऑक्सीजन जो है वो कूपिका से किस में जा रही है? रुधिर वाहिकाओं में। और रुधिर वाहिकाओं से CO2 किस में आ रही है? कूपिकाओं में। यानी कि कूपिका में जो ऑक्सीजन भरी हुई थी, जब अपन श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान जब सांस अंदर लेते हैं तो कूपिकाओं में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये ऑक्सीजन किस में चली जाती है? रुधिर वाहिकाओं में ऑक्सीजन चली जाती है। ये ऑक्सीजन चली गई। अब जो रुधिर वाहिकाओं के अंदर जो CO2 गैस आई है वो CO2 गैस जो है वो किसके अंदर चली जाएगी? कूपिका के अंदर चली जाएगी। अब जो CO2 गैस है वो किसके अंदर आ गई? कूपिका के अंदर। तो कूपिका के अंदर किसकी मात्रा बढ़ गई? CO2 की मात्रा बढ़ गई। तो यहाँ पर CO2 की मात्रा बढ़ गई। अब इस CO2 को अपन क्या करते हैं? वापस श्वसन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछे जाए मानव श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान किस भाग में होता है? तो कूपिका तथा रुधिर वाहिकाओं के बीच में। तो कूपिका तथा रुधिर वाहिकाओं के बीच में गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ये आप ध्यान रखना। तो वापस समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कूपिका की झिल्ली अत्यंत महीन होती है जिसमें कोशिकाओं का रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। यहाँ वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई ऑक्सीजन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अभी मैंने बताया कि ये रुधिर वाहिकाएं जो है वो कूपिका से किसको ग्रहण करेगी? ऑक्सीजन को ग्रहण करेगी। तथा रक्त द्वारा लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिकाओं में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से रक्त द्वारा जो CO2 लाया गया है वो CO2 किसके अंदर छोड़ दिया जाएगा? कूपिकाओं में छोड़ दिया जाएगा। यह अशुद्ध वायु फेफड़ों से श्वास के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। यदि मैं वापस पहले चित्र से समझूँ आपको तो CO2 यहाँ पर पूर्ण रूप से कूपिकाओं में भर गई। अब इस CO2 युक्त वायु को वापस श्वास नलिका वापस फेफड़े से श्वास नलिका से नासिका से इस CO2 को वापस बाहर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार ये श्वसन की क्रिया संपादित होती है।